पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है। m1v1 m2v2, अगर ये टकराएंगे और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा इन पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस, अगर ये टकराते हैं तो टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्राइम, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 प्राइम। प्राइम का मतलब है वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, तो इनके बीच में कोलिजन हुआ होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये कोलाइड भी होंगे तो इस m1 पे किधर फोर्स लगा होगा? इस डायरेक्शन में। और इसके ऊपर किधर लगा हुआ है? इस डायरेक्शन में। एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, हाँ या ना? ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। क्या बात समझ में आई है? नहीं? यस सर। फोर्स के कारण ये सेम टाइम के लिए लगेंगे, तो इस फोर्स के कारण इसका जो मोमेंटम चेंज होगा वो क्या होगा? F21 इंटू डेल्टा टी। और इसका कितना मोमेंटम चेंज होगा? F12 इंटू डेल्टा टी। ऐसा ही होगा, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। ये दोनों डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। हाँ, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम चेंज होगा नेगेटिव डायरेक्शन। तो नेट चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो देखो F21 इंटू डेल्टा टी क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड। F12 इंटू डेल्टा टी क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन, फर्स्ट पार्टिकल का। लेकिन तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर तुम इन दोनों को सम कर दोगे तो तुम्हारा टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इन दोनों फोर्सेस का सम भी करोगे तो भी तो जीरो ही आएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? तो इस केस में मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो। क्या बात समझ में आई? तो तुम ये बोलोगे P इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू P फाइनल मोमेंटम। तो जब भी ऐसा कोलिजन होगा, जब भी ऐसा क्या होगा? कोलिजन होगा, तो क्या होगा? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या बात समझ में आई है? नहीं? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, 2 kg, 3 kg, 20 मीटर पर सेकेंड, जीरो, सिक्स मीटर पर सेकेंड। ये बताओ मेरे को, अभी 3 kg की क्या वेलोसिटी होगी इस टाइम पे? V2 प्राइम कितना होगा? V2 प्राइम कितना होगा ये बताओ? कर दो यार मोमेंटम का। इनिशियल मोमेंटम क्या था? 40, और इसका क्या था? जीरो। फाइनल मोमेंटम क्या है? 12, और इसका क्या होगा? 3 इंटू V2 प्राइम, हाँ या ना? सॉल्व करोगे तभी तो आंसर आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 28 इक्वल टू 3V2 प्राइम। तो V2 प्राइम किसके बराबर आ गया? 28/3, 7.33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ, सॉल्व करो यार ऐसे। लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? अब बताना मेरे को। ये 20 मीटर पर सेकेंड है,
5 मीटर पर सेकंड है। फिफ्टीन मीटर पर सेकंड। v1 की वेलोसिटी बताओ, v1 प्राइम बताओ। सर मास 2 कितना दिया हुआ? 5 kg 1 kg 5 kg 1 kg। क्या इतना टाइम लगाओगे सॉल्व करने में? 20 मीटर पर सेकंड। अभी देखते हैं। दरवाजा बंद कर देना है। इनिशियल मोमेंटम कितना है? इसका कितना है? 100। इसका कितना है? 5। इसका कितना है? इसका कितना है? हाँ है ना? तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा 5v1 डैश बोलो। सर 90 सर तो 90 v1 प्राइम कितना आ जाएगा? 90 यस 18 18 सर 18 आंसर 18 90 by 5 18। लॉजिक समझ में आ रहा है? मोमेंटम कंजर्वेशन समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर सर अब बताना। ये कोलिजन से पहले की बात है, कोलिजन के बाद में दोनों चिपक गए, एक साथ चल रहे हैं। अब बताओ इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैं मान लेता हूँ यहाँ पे फेविक्विक लगा रखे, दोनों चिपक गए टकराने के बाद, कॉमन वेलोसिटी क्या होगी दोनों की? माइनस बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना है? ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका? 6। 30 इसका कितना है? माइनस 30 -30। दोनों साथ में हो गए मास, तो दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी, यस सर। यस सर तो कितना आ जाएगा? सर 3 सर -24 by 8। आया ना? यही आएगा ना? यस सर। यस सर कितना आ जाएगा? माइनस 3 2 by 2। ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर मोमेंटम कंजर्वेशन करना आ गया ना तुम्हें? अब लिखो कोलिजन, लिखो हेडिंग, लिखो कोलिजन, हेडिंग लिखो कोलिजन। कोलिजन देखो, it is a process in which it is a process in which momentum and energy is transferred from one object to another. From one object to another. आगे बात समझे? यस सर। अब देखो,
m1 मास, m2 मास, v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी। मान लो ये बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है, फिर क्या होगा जब ये m1 आएगा यहाँ पे, ये स्प्रिंग कंप्रेस होने लगी होगी, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, फिर वापस पूरी की पूरी स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, फिर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्राइम, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 प्राइम। क्या बात समझ में आई है? नहीं? दिस इज टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन हो रहा था, ऐसा हो रहा होगा। अब देखो स्प्रिंग पे क्या क्या बात डिपेंड करती है। स्प्रिंग पे ये बात डिपेंड करती है, अगर मान लो जो स्प्रिंग है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी स्प्रिंग है, मतलब जो डिफॉर्म होगी तो वापस पूरी की पूरी शेप को अपने रिगेन कर लेगी, हाँ या ना? तो जब ये इसके टकराएगा तो पहले इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी ये कोलिजन होगा। ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, हाँ या ना? तभी ये कोलिजन होगा। तो जब ये वेलोसिटी ज्यादा है इससे और ये तब कोलिजन हो गया है, तो इसका मतलब इस टाइम पे स्प्रिंग क्या कर रही होगी, कंप्रेस कर रही होगी, हाँ या ना? Yes. Yes. तो जब कंप्रेस हो रही होगी तो इसके अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी हो किसके अंदर जाने लग जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। Yes. फिर स्प्रिंग वापस अपनी शेप रिगेन करने लगेगी और फिर से वो अपनी एनर्जी क्या कर देगी, इन दोनों को दे देगी, हाँ या ना? Yes, sir. ऐसा केस होता है अगर स्प्रिंग पूरी की पूरी शेप रिगेन कर लेती है तो एनर्जी का कहीं लॉस हुआ है क्या, ये बताओ। पूरी की पूरी रिगेन कर लिया अगर उसने पूरी की पूरी No, शेप, sir. नहीं हुआ ना? तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होना चाहिए, हाँ Yes, या sir. ना? ऐसे टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? दैट इज Perfectly elastically. काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। पापा विवेक रिलायंस तो एक क्या सेकंड है? जरा वेट कर। रिलायंस तो क्या ये बात समझ में आई सबको? अगर ऐसा केस होता है जब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर होती है, हाँ या ना? तो ऐसे टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं हम? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दैट इज इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आ गई सबको बात? Yes, sir. अगर मान लो स्प्रिंग थोड़ी खराब है, पूरी खराब नहीं, थोड़ी खराब है, या फिर मैं ऐसे मान लो स्प्रिंग एकदम ही खराब है, जितनी कंप्रेस हो गई ना बस कंप्रेस ही हो गई। जैसे कई बार होता है ना, जो स्प्रिंग होती है उसको पकड़ के ऐसे खींच लेते हो, विवेक, हाँ, अब देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब मैं कहता हूँ मान लो स्प्रिंग एकदम खराब है, कई बार देखा ना तुमने स्प्रिंग को पकड़ के यूं खींच देते हो, ठीक है, जो पेन में आती है, और उसको फिर छोड़ देते हो तो अपनी उसी लेंथ में रहती है, हाँ या ना? क्योंकि उसको ओवर एक्सटेंडेड कर दिया तुमने। होता है ना ऐसा कई बार? तो अगर वैसा ही केस बन जाए, वैसे मान लो स्प्रिंग खराब हो गई जंग वंग लग के, तो जितनी कंप्रेस कर दोगे उतनी कंप्रेस ही रहेगी, उसको फ्री छोड़ दोगे तो वापस अपनी शेप रिगेन नहीं करेगी। तो उस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी फिर से इनको नहीं मिलेगी। तो उस केस में क्या होगा कि देखो जब ये कंप्रेस होगी ना तो इसने वापस तो इधर फोर्स लगाया ही नहीं, तो फिर ये दोनों चीजें साथ साथ में चलने लग जाएंगी, हाँ या ना?
क्या ये बात समझ में आई या नहीं? भाई ये दोनों Yes, ब्लॉक sir. जब वापिस शेप ही रिगेन नहीं की तो फिर ये दोनों साथ साथ चलेंगे ना, Yes, sir. ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि जो भी काइनेटिक इस स्प्रिंग के अंदर गई थी ना वो वापस रिगेन नहीं हो पाई, तो मैक्सिमम लॉस होगा। आई बात समझ? तो इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is less than, sorry, is greater than kinetic energy after collision। ये बात समझ में? Yes, sir. If loss of energy is maximum, then the two blocks moves together after collision। Such collision is known as perfectly inelastic collision। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ, Sir, loss of energy इसके आगे क्या लिखा है? Sir, इसके आगे. अगर मैक्सिमम हुआ Okay, sir. हाँ भाई, रेस्ट पे क्यों रहेगा ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, रेस्ट पे हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है। अभी देखो दोनों का मोमेंटम इधर ही है, तो जब मैक्सिमम अगर एक साथ भी चलेंगे तब भी तो इनका मोमेंटम इधर होना ही चाहिए ना, तो रेस्ट पे कैसे होंगे? क्या वॉइस क्रैक कर रही है? अब सुनो, एक चीज है, एक चीज थोड़ी सी रखनी पड़ेगी तुम्हें, वो सुनो क्या है। बाकी स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग तो कोई होती नहीं कि पूरी की पूरी शेप रिगेन करे, तो कुछ ना कुछ बीच की सिचुएशन होगी, उसको इलास्टिक कोलिजन बोल देते हैं, परफेक्टली बोलते नहीं, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। अब एक चीज समझो तुम, देखो एक चीज है जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज होती है? ये एक रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी भाई? किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी अगर सेपरेट हो रहे होंगे? तो टकराने के बाद तो इसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। कभी ऐसा देखा, ऐसा कोलिजन देखा तुमने
कि ये चीज आगे इससे टकराई फिर टकरा टकरा के ऐसे कभी नहीं चलती, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा ही हो जाती है टकराने के बाद में इससे, हाँ या ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दोनों एक साथ चल पाएंगे, पर ऐसे नहीं हो सकता कि ये टकराए फिर ये आगे जाए फिर से टकरा जाए, फिर ऐसे कभी देखा है ऐसे? देख ही नहीं सकते। तो देखो क्या होगा इसमें, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, ये वेलोसिटी ज्यादा होगी। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, ये वेलोसिटी ज्यादा हो रही होगी इस टाइम पे v1 v2 के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाना चाहिए v1 माइनस v2, हाँ या ना। तो इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, अब किसकी वैल्यू ज्यादा किसकी वैल्यू कम कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का साइन है, कैसे भी लिख लो। ये क्या चीज है हमारी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, क्या चीज है ये, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। It is defined as the ratio of velocity of separation to velocity of approach. लिख लिया? Yes, sir. अब देखो, for perfectly elastic collision, E की वैल्यू होती है 1, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होती है, परफेक्टली, जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, हाँ या ना। फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होगा, ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चलो तुम बताओ क्या होनी चाहिए, मैं पहले कह दिया कि ये दोनों चिपक जाते हैं फिर एक साथ ही चलते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गई है, जीरो। तो ऊपर क्या आएगा, जीरो आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। बाकी हर केस में इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 1, हाँ या ना। तो ई की वैल्यू हमेशा किस किस के बीच में होती है, 1 and जीरो और 1 के बीच में होती है। यहां तक समझ में आ गया? अब एक चीज समझना, ग्राउंड है, एक बॉल आती है, जब इसके टकराती है ना तब तो इसकी वेलोसिटी v नॉट होती है, वापस टकरा के ऊपर जाती है तो वेलोसिटी v नॉट बाई 4 होती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, ग्राउंड तो हिलता नहीं है तुम्हें पता ही है, बॉल आके गिरेगी तो ऐसे थोड़ी ग्राउंड नीचे चला जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है ये बताओ, ये तो पहले भी रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है v नॉट, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है v नॉट बाई 4, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पहले लिखनी है, कितना आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है v नॉट, तो क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/4, दैट इज 0.25। 1/4. क्या लॉजिक समझ में आया?
क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अगर वी नॉट से ही आए और वी नॉट से ही वापस चला जाए, अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? 1. 1 है, बिल्कुल। वी नॉट से आए, वी नॉट बाई 2 से ऊपर जाए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? 0.1. 1 by 2. अब अगर मान लो वी नॉट से आए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या होगी? सर क्या? वी नॉट वेलोसिटी है टकराने की, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या होगी? So 1/4. यार 1/4 कैसे आ जाएगी? सर 4 ही आई. ई इंटू वी नॉट आ जाएगी। यार यही तो फॉर्मूला है। ये वेलोसिटी ऑफ क्या है? सेपरेशन। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ या ना? तो देखो ई क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? वी डैश। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? वी नॉट। तो वी डैश किसके बराबर आ गया? ई इंटू वी नॉट के बराबर आ गया ना? अभी भी नहीं आई बात समझ में? Yes. तो सेम सेम बात है। अगर ई की, अब ये बात बताओ, सर एक बार रिपीट कर दो. टकरा के जाने वाली वेलोसिटी क्या मानी है मैंने? वी डैश. तो ग्राउंड तो रेस्ट पे ही है, तो वेलोसिटी Yes. ऑफ सेपरेशन क्या होगी? वी डैश। यस ग्राउंड रेस्ट पे ही था, टकराने की वेलोसिटी क्या है? वी नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी नॉट। यही क्या चीज होती है? ई के बराबर होती है। यस सर. अब मान लो एक बॉल है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.5, टकराने की वेलोसिटी वी नॉट है। एक कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी ऊपर जाने की? V0/2. वी नॉट बाई 2। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये वापस किस वेलोसिटी से टकराएगा? वी नॉट बाई 2 से। यस सर वी नॉट बाय 2. अब टकरा के वापस ऊपर किस वेलोसिटी से जाएगा? इनटू. So वी नॉट V0/4. बाई 4। V0/4. फिर वापस टकराएगा, वापस ऊपर किस वेलोसिटी से जाएगा? So V0/8. वी नॉट बाय. वी नॉट। तो हर बार जो वेलोसिटी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक कोलिजन के बाद में वेलोसिटी क्या हो जाती है? ई इंटू वी नॉट। दो कोलिजन के बाद में क्या हो जाती है? यही होगा ना, क्योंकि अब आने वाली वेलोसिटी ये हो जाएगी जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। तीसरी बार क्या वेलोसिटी हो जाएगी? हाँ या ना? तो इसको तुम देखोगे तो तीसरी बार की क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी। तो आफ्टर एन कोलिजन क्या वेलोसिटी हो जाएगी? एन कोलिजन के बाद में क्या वेलोसिटी हो जाएगी? क्या लॉजिक समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा सबको? Yes. सर क्या फॉर्मूला लिखा आपने? ये फॉर्मूला लिखा है, एक बार टकराने के बाद में वेलोसिटी हो जाती है, दूसरी Yes, बार sir. टकराने के बाद में ये हो जाएगी, तीसरी बार टकराने तो वी डैश की वैल्यू पुट कर दो, फिर वी डैश ऐसे पुट कर दो, ये आ जाएगा। तीन Yes, कोलिजन के बाद में ये वेलोसिटी हो जाएगी। सर ऊपर क्या लिखा? एन कोलिजन के बाद में क्या वेलोसिटी? ई की पावर 3 के बाद में अगर ये वेलोसिटी होती है तो एन कोलिजन के बाद में क्या हो जाएगी? ये वेलोसिटी हो जाएगी। यस सर. लिख लिया? अब तो मेरे को 80 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है बॉल, ई की वैल्यू 1/4, टकराने के बाद क्या वेलोसिटी होगी ऊपर जाने की? So 40. ध्यान से देखो, ई की So वैल्यू 20. So 20. तो गलत क्या बता रहे हो यार? दूसरे कोलिजन के बाद में So 5. तीसरे कोलिजन के बाद में
So 125. ये आएगी। Yes sir, 1. Yes, sir. यस सर। अब मेरे को लग रहा है तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का लॉजिक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया इतना? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, अब सुनो आगे की बात। अब सुनो, m1 मास, m2 मास, v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, टकराने के बाद v1 प्राइम, v2 प्राइम। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो देखो, पहली बात तो ये मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही हमेशा ही, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं। m1 v1 m2 v2 should be equal to m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम। हाँ है ना? यहां तक बात समझ में आ गई? दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? ये तो क्या है, किसके कारण है? Conservation है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये तो हमेशा ही लगेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा अपने लिए, इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो कैसा भी हो। तो ये तो बन गई आपकी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी? आप ये इक्वेशन बना सकते हो, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। हाँ यार, पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। हाँ या ना? समझ में आ गई बात? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको गायब कर सकता हूं मैं, देखना कुछ स्टेप्स को। तो क्या आ जाएगा ये? इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, ऐसे ले सकता हूं, इसको ऐसे ले सकता हूं, ऐसे ले सकता हूं इसको। यस सर। इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, इधर से m1 कॉमन निकाल लो, हाँ या ना? ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, देखो क्या आएगा। देखो क्या आएगा, ये गायब हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन आएगी। बेटा जी यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। देखो इतनी मेहनत लगा के यहाँ पर आया ना, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे आ जाऊं,
किताबों में ऐसे दिया, डायरेक्ट ही आ जाओ। ई की वैल्यू किसके बराबर है? ये लिखाया था अभी 2 मिनट पहले फॉर्मूला। यस सर। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है? 1। 1। क्या बन जाएगा ये? अब जरा ये देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है क्या? Yes, sir. देख लो, तो इसका मतलब ई की वैल्यू 1 नहीं होती है। मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व करके देखें तो सेम ही चीज बनती है, हाँ है ना? किताबों में ऐसे सॉल्व किया, मैं डायरेक्ट ई से भी सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ से मैं v1 प्राइम की वैल्यू निकाल सकता हूँ। v1 v2 प्राइम को क्या लिख सकता है ये बताओ? ऐसे लिख सकता हूँ v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, ऐसे लिख सकता हूँ v2 प्राइम को। Yes, sir. Yes. अब v2 प्राइम अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो देखो v1 दे रखा है, v2 दे रखा है। अब तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और तुम चेक कर लेना क्या यही आता है क्या। हाँ या ना? इसमें से v1 प्राइम निकाल सकते हो सॉल्व करके। Yes, sir. सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। तुम्हें टाइम देता हूँ पहले, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, फिर मैं बताता हूँ।
कर दिया सॉल्व? Yes. क्या है? So m1 v1 minus m2 v1 plus 2 m2 v2 by m2 plus m1. ये आ रहा है? Yes. Yes, sir. अरेंज करके देख लो। तो बताओ v2 प्राइम क्या आएगा? बेटा जी ये तुम्हें रटना है ये फॉर्मूला। देखो v1 है ना, तो m1 माइनस m2, पहले वाली वेलोसिटी, नीचे तो दोनों का सम है ही, प्लस 2 टाइम्स m2 v2 अपॉन m1 प्लस m। सिंपल। जो ये है वो यहाँ पे आएगा, जिसकी वेलोसिटी वो मास माइनस दूसरा मास है। लॉजिक समझ में आ गया? Yes. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पेज ले लो। Yes, sir. टू kg मास, 3 kg मास, v1 10 मीटर पर सेकेंड, v2 इक्वल टू 0। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। 2 kg की कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बताओ, और 3 kg की भी बताओ। तो सिंपल है एकदम। v1 प्राइम का फॉर्मूला क्या है? क्या आ जाएगा v1 प्राइम बताओ? m1 माइनस m2 कितना आ जाएगा? v1 कितना है? दोनों का मास कितना है? m2 कितना है? वेलोसिटी कितनी है? तो v1 प्राइम कितना आ जाएगा? इसका मतलब ये टकराने के बाद में 5 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ आ रहा होगा। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई? Yes. ये बताओ v2 प्राइम कितना है?
रेट। देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट तरीका बताऊं, मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 20 था। इसका मोमेंटम कितना हो गया, -4। 4। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, यही होगा। ये बढ़िया तरीका है ना। जब एक की वेलोसिटी निकाली लो तो दूसरे का तो मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगाओ ना, ये गंदा वाला फॉर्मूला लगाना क्यों है। हाँ या ना बेटा जी, बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes. चलो एक और बताओ। वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन बताओ। क्या आंसर है, So 12 meter per second. कौन सा, V1 प्राइम या V2 प्राइम। So V1 prime. सभी अब देखो दूसरा सॉल्व करने की वैसे ऐसे कर लो, मोमेंटम कंजर्व करके दूसरे का आंसर। मैं V1 प्राइम देख लेता हूँ एक बार। 12 and 22। यही आएगा क्या, अरे तो 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है शायद। अच्छा एक चीज रह गई, मैंने मास So को 20. मल्टीप्लाई कर दिया। So 22 meter per second. हाँ 3 12। ये 12 ही आएगा शायद। सर ये 12 आएगा और V2 prime 22 meter per second. ठीक है, अब देख मेरे को पता है इसका मोमेंटम कितना है 60, इसका कितना है 20, टोटल 80 हो गया। इसका मोमेंटम कितना है 36, तो इसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, ये वाला। हाँ है ना, यस सर। Yes. तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने से, 22। कितना आ जाएगा। 22। ये बताओ, ये समझ में आ गया तुम्हें अच्छे से। Yes, sir. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी निकाल दोगे ना आराम से, V1 प्राइम और V2 प्राइम। मेरे बच्चों है बालों को। Yes, यस sir. सर। यस सर। नेक्स्ट पेज। 7. Yes, sir. पेज नंबर क्या था, 6 7। अब देखो आगे,
after perfectly inelastic collision. अब तो ये दोनों साथ में ही चलेंगे, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इनिशियल मोमेंटम शुड बी फाइनल मोमेंटम. तो v प्राइम किसके बराबर आ जाएगा? क्या समझ में आ गया? सिंपल Yes. है. 3 kg 6 मीटर पर सेकंड से 2 kg 3 मीटर पर सेकंड से परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बाद में दोनों की क्या वेलोसिटी होगी? ट्वेंटी फोर बाय फाइव. कितना होगा? 24/5. अच्छा ये 6 आएगा. आया ना? ये आएगा ना? Yes, sir. अगर मैं इसमें पूछूं कि भैया एनर्जी कितनी लॉस हुई है, तो इसमें भी एनर्जी तो लॉस हुई ना, तो फाइंड लॉस इन एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी? हाफ 3 × 6 का स्क्वायर. और इसकी कितनी थी? हाफ × 2 × 3 का स्क्वायर. कितना आ जाएगा ये? ये एनर्जी आ गई. कोलिजन से पहले इतनी एनर्जी थी. Yes, sir. कोलिजन के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी है. यार 24 का स्क्वायर कर दो सीधा. 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10. 24 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ भाई 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576. 576. 576. तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? डिवाइड बाय 10 कर दो. 57.6 जूल आएगी. हाँ है ना? तो बताओ कितनी एनर्जी का लॉस हो गया? So 5.4. देख लो, इन दोनों का डिफरेंस कर लो, कितनी एनर्जी का लॉस है. कम हो गई ना पहले से? हाँ Yes, है ना? sir. तो बस हो गया एनर्जी का लॉस. अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा. आज जो करवाया समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर वो मैंने आपको मैसेज किया था कि आपने वीडियो अपलोड करनी थी. राहुल जी को करो, राहुल जी को. ओके सर, थैंक यू. ओके ओके.